वेलकम बैक। मैं हूं आपके साथ मनीष वाजपेयी और इस समय भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भी रहे हैं, नेता तो हैं ही हैं, सिद्धार्थनाथ सिंह। वो क्या कुछ कह रहे हैं एग्जिट पोल को लेकर, हम उनके बारे में जरूर सुनेंगे, लेकिन हम उनको सुने उससे पहले एक बड़ा सवाल यहां पर उठ खड़ा हुआ है और सीधे हम अमिताभ जी के पास जाना चाहेंगे। अमिताभ जी, एक बड़ा सवाल राजनीति में शुचिता को लेकर, सिद्धांत को लेकर हमेशा उठता रहा है और नेता लोग बड़े बड़े बयान करते रहे हैं, लेकिन आज ये जो बयान आया है इसके मूल में एक सत्ता का सिद्धांत के अलावा दूसरा कोई सिद्धांत कम से कम मुझे नहीं समझ में आ रहा है। ये धर्मनिरपेक्ष और सांप्रदायिक का हवा हमेशा जनता को दिखाया जाता रहा है, लेकिन मूल में सत्ता सिद्धांत रहा है। क्या ये जनादेश का अपमान नहीं होता है? क्या इससे जो महातंत्र, जो लोकतंत्र का महापर्व की बात करते हैं, क्या इसकी पवित्रता खंडित नहीं होती है क्या अमिताभ जी? बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन ये बीमारी सभी दलों में समान रूप से है। हाँ, जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी और मुफ्ती साहब की पार्टी पीडीपी अलग अलग चुनाव लड़े, उसके बाद में गठबंधन कर लिया। एक मुंबई महानगर पालिका अभी चुनाव हुआ, एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोकी और उसके बाद फिर जोरानी जिठानी की तरीके से राजीनामा हो गया, मेयर चुन गया शिवसेना का। लालू नीतीश जी एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोकी, गठबंधन हो गया और महागठबंधन हो गया, वहां भी जय श्री राम हो गया। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी गठबंधन हुआ, सरकार चली, सरकार टूटी, फिर दोबारा हुआ। ये पूरे देश की बीमारी है साझी। ममता जी कभी इन कभी आउट, चलती नहीं। जयललिता कभी आउट कभी इन, करुणानिधि की डीएमके कभी आउट कभी इन। कांग्रेस ने भी वही किया, भाजपा ने भी वही किया और क्षेत्रीय दलों ने भी वही किया। यानी अब सिद्धांत नया बना भारत की राजनीति में, जहां नफा हो वहां चलो। चुनाव कहीं लड़ो, कैसे भी लड़ो, कोई मतलब नहीं। चुनाव के बाद अगर कहीं कुछ नफा दिखे तो उस अलायंस की ओर बढ़ना चाहिए। ये मुझे लगता है समकालीन भारत की एक नई राजनीतिक मर्यादा है और जिस पर हर दल चल रहा है, कोई दल इसका एक्सेप्शन नहीं। जब पश्चिम बंगाल में ममता और सीपीएम में अलायंस के लिए इनिशिएशन हो गया था एक दौर में, तब तो फिर सोच लीजिए पूरब और पश्चिम मिल गए थे। इसलिए मुझे लगता है ये विषय तो अब चर्चा के उसमें नहीं है। सब दल एक ही काम के लिए राजनीति में है कि राजनीति में आए हैं तो सरकार बनाने को मिले, खुद सरकार नहीं बना पाए तो अलायंस में जाएं और सरकार बनाएं। 27 साल यूपी बेहाल, अलायंस हुआ ना, कांग्रेस ने वो नारा ही निगल लिया पानी के साथ अंदर, गोली बनाई उस नारे की और पानी के साथ निगल लिया नारा। 27 साल यूपी बेहाल। तो अब क्या कहिएगा, किस किस को याद कीजिए, किस किस को रोइए। ये एक बड़ी विचित्रता है। राकेश त्रिपाठी कुछ कहना चाह रहे थे। राकेश जी। राकेश त्रिपाठी जी। देखिए अमिताभ जी, चुनाव पश्चात जो गठबंधन होते हैं उसमें कई बार लोकतंत्र में परिणाम इस प्रकार के आते हैं कि राजनीतिक दलों के पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं बचते हैं। या तो जनता को फिर से चुनाव में ढकेल दिया जाए, फिर से शासन पर एक बड़ा खर्चा देश पर डाल दिया जाए, या कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना करके एक सॉल्यूशन लिया जाए। आपने जम्मू कश्मीर का उदाहरण दिया, जम्मू कश्मीर का मैंडेट देखिए, जम्मू ने मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को दिया और कश्मीर घाटी ने मैंडेट वहां की पीडीपी को दिया। इसलिए इस मैंडेट को समझना और उसके आधार पर आगे बढ़ना, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पर, मुझे लगता है ये कोई अलग ऐसी खराब बात नहीं है जिसको राजनीति में नहीं किया जाना चाहिए। ये सही है कि राजनीति में जिस दल अपनी जिस दलीय प्रतिबद्धता के साथ अपने सिद्धांतों के साथ जाता है, जनता उसे बहुमत दे। हमने पिछले कई चुनावों के ट्रेंड देख रहे हैं कि जनता बहुमत दे रही है एक पार्टी को। उत्तर प्रदेश में देखें, समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी, उसको पूरा बहुमत दिया है। पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में भाजपा को पूर्ण बहुमत मिलेगा। जी, केसी जैन साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। ठीक, आपके मुंह में घी शक्कर, सबके मुंह में घी शक्कर। जैन साहब, ठीक, जैन साहब, एक मेरा सवाल है, पहले सवाल सुनिए फिर उत्तर। जी जी। युद्ध में सामान्य प्रक्रिया है
कि जब तक परिणाम सामने ना आ जाए तब तक वैकल्पिक रास्तों की घोषणा नहीं की जाती सेनापति के द्वारा। क्या 11 तारीख को दोपहर 2 बजे तक अखिलेश जी प्रतीक्षा नहीं कर सकते थे इस प्रस्ताव के लिए? नहीं, बिल्कुल देखिए अमिताभ जी कि मुख्यमंत्री जी का जो बयान आया और आज इस पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं और उनसे जो सवाल किया बीबीसी ने, तो सारी की सारी चीजें संभावनाओं पे विचार सारा किया गया और जब संभावनाओं पे विचार होता है तो संभावनाओं से भरा हुआ उत्तर आता है। अब उसमें जब बार बार सवाल ये होता है कि यदि ऐसा हुआ तो आप क्या करेंगे, यदि ऐसा हुआ तो क्या करेंगे, तो ऐसे इंटरव्यू में वैसे फिर रिजल्ट आते हैं। जैसे मुख्यमंत्री जी जब वोट डालने गए तो उनसे पत्रकारों ने बार बार पूछा कि आपने दिया किसको वोट, आप तो शिवपाल जी के विरोधी थे, आपने किसको वोट दिया? फिर उन्होंने कहा कि हमने सपा को वोट दिया। फिर पत्रकार ही उसमें से क्वेश्चन कह रहे तो वोट तो बताया नहीं जाता है, आपने बता क्यों दिया और किसको दिया? तो वही हाल यहाँ पे रहा बीबीसी के सवाल में कि अगर बिल्कुल ऐसी स्थिति बनती तो आप क्या करेंगे। उसमें मुख्यमंत्री जी का यह बयान था कि अगर ऐसी स्थिति बनती है तो मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि राष्ट्र शासन लगे। ऐसे में जो भाजपा विरोधी दल है, जो एक विचारधारा के दल है, जो सांप्रदायिक ताकतों से लड़ने वाले दल, उनको एक मंच पे आना चाहिए। और जिसका अभी आप विश्लेषण कर रहे थे गठबंधन का, सरकार बनने के बाद में, चुनाव होने के बाद में, तो आप देखिए कि मायावती से अगर बीजेपी गठबंधन करती है तो आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर जम्मू कश्मीर में पीडीपी से गठबंधन होता है तो बिल्कुल एक आपत्ति उठती है, एक सवाल उठता है। क्योंकि वो पार्टी जो पाकिस्तान जिंदाबाद, भारतीय और ये भारत देश मुर्दाबाद के जो नारे लगाए, जो पार्टी जम्मू कश्मीर में ठीक है जैन साहब, लेकिन जैन साहब एक बात कहूं, जैन साहब एक बात कहूं, बबुआ और बुआ ये तो संबोधन भी बड़े दुलारे हैं, ये बड़े घरेलू संबोधन है और हर दल ये कर रहा है। और वैसे भी 2 लड़कों को संभालने के लिए एक बुआ तो चाहिए। जवाब नहीं। ठीक करे। लेकिन 2 लड़के प्रधानमंत्री को गली गली घूमने पे, गली गली खाक मारने के लिए मजबूर कर दिए, ये भी सच है। एक प्रधानमंत्री को गली गली रुककर सभाएं करनी पड़ी। अरे लड़के बिगड़ ना भैया, लड़के बिगड़ ना जाए इसलिए बुआ जरूरी है। अरे भाई घर में जवान लड़के हैं, बिगड़ ना जाए इसलिए बुआ जरूरी है। अब बुआ भी चाबुक चलाने वाली। लेकिन बुआ के साथ व्यवहार 1995 का क्या था, ये बुआ भूल जाएंगी क्या? चलिए, मुझे लगता है राकेश जी, अरे कल व्यवहार क्या था वो भूल जाते हैं लोग। मैं एक उदाहरण दे दूं जल्दी से। सीताराम केसरी ने संयुक्त मोर्चा की सरकार गिराई इसलिए कि आपकी सरकार में वो डीएमके है जो डीएमके जैन कमीशन की रिपोर्ट में आरोपित है राजीव गांधी हत्याकांड के आरोपियों के साथ सहानुभूति रखने के कारण। और जब दोबारा सरकार आई चुनाव के बाद तो वही डीएमके कांग्रेस के मंत्रिमंडल में शामिल हुआ। कौन किसके साथ दुश्मनी याद रखता है मित्र? करुणानिधि जी वही काला चश्मा। सोनिया गांधी ने उनको अंगवस्त्र पहनाया, उनने भी गुलदस्ता दिया, बोले चलो राजीनामा। लेकिन बड़ी बात यह लगती है यहाँ पर अमिताभ जी, जितनी जल्दी से राजीनामा अंगवस्त्र पहना के और गुलदस्ते देके ये लोग कर लेते हैं आपस में, ये बूथ लेवल पर कार्यकर्ता खून बहा देता है, मर जाता है, जिंदगी भर की दुश्मनी हो जाती है, एक दूसरे से बोलचाल बंद हो जाती है। उनका बेचारे को क्या दोष कि गांव में लड़ गए और ऊपर बुआ और बबुआ एक हो रहे हैं, लेकिन किसी उदयतापुर में जाके और वहां पे खून रह गया। मनीष, ये बड़ी अजीब बात है। मनीष एक बात बताऊं, मनीष एक बात कहूं, होता क्या है अब कार्यकर्ता भी समझदार हो गया। इमोशनल कार्यकर्ता केवल 5% बचा है, 95% इस जुगाड़ में रहता है बुआ भतीजे मिले, चाचा भतीजे मिले, कोई मिले, सरकार बने ताकि ठेका पट्टी का काम जारी रहे।
वेलकम बैक। मैं हूं आपके साथ मनीष बाजपेयी। और एग्जिट पोल जो तमाम अलग अलग मीडिया की एजेंसियों द्वारा किए गए हैं, उन एग्जिट पोल का सटीक विश्लेषण सिर्फ और सिर्फ के न्यूज पर, और साथ ही साथ जो बयान लगातार आ रहे हैं उनका भी विश्लेषण सिर्फ और सिर्फ के न्यूज पर। और कुल मिलाकर तमाम आंकड़ों में ना जाएं तो मोटी मोटी बात ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी रेस में, बहुजन समाज पार्टी रेस में नहीं, और सपा और कांग्रेस का मामला बीच वाला हो गया। अब किधर किसकी तरफ पैंगे मोहब्बत की बढ़ाई जाएंगी, ये भी बयान आने लगे। हमारे साथ जो खास मेहमान मौजूद हैं उनके बारे में हम जरूर आपको तारुफ करवा देते हैं। उनसे हमारे साथ में कांग्रेस से इस समय हिलाल लखवी साहब मौजूद हैं, और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी से मुकेश बहादुर सिंह साहब मौजूद है, और हमारे प्रधान संपादक अमिताभ अग्निहोत्री लगातार मौजूद हैं। अमिताभ जी, बहुत सारी बातें बयानों को लेकर हम लोग कर रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले, लेकिन ये तो बात ठीक है ना कि या तो हम ये मान लें कि ये चीजें ऐसी ही चलती रहेंगी, ये गठबंधन सत्ता के सिद्धांत पर चलते रहेंगे, जनता ठगी जाती रहेगी, कार्यकर्ता लड़ता रहेगा, और नेता जो है सत्ता की मलाई खाता रहेगा, काजू बादाम पिस्ता चलता रहेगा। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, कमोबेश सूरत यही है, और कार्यकर्ता का कार्यकर्ता क्या सोचता है इसके बारे में फैसला लेते समय नेता कभी नहीं सोचता। वो मानकर चलता कि ये फॉलोअर है, इसका काम है जो मैं निर्णय करूं उसके पक्ष में नारा लगाए। और सौभाग्य कहिए दुर्भाग्य कहिए, पार्टियों को ऐसे कार्यकर्ता मिल भी जाते हैं। भाई, अब बीजेपी का कार्यकर्ता पीडीपी जिंदाबाद बोल रहा है ना वहां, और नीतीश जी का कार्यकर्ता लालू जी की जयकार कर रहा है, लालू जी का कार्यकर्ता नीतीश जी की। तो लीडरशिप ही सुप्रीम है। लेकिन हां, इस पूरे परिदृश्य में एक बात बहुत महत्वपूर्ण होकर उभरी। मुकेश बहादुर जी, जो बात अखिलेश जी ने बीबीसी को कही आज सुबह एग्जिट पोल आने से भी पहले, वो बात 11 तारीख को 2 बजे के बाद कहते तो कोई दिक्कत? देखिए अमिताभ भाई, अखिलेश जी ने जो बीबीसी को कहा तो उन्होंने यही बात को कही कि अगर गठबंधन अगर जो है बहुमत की सरकार नहीं आती है तो उन परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी के हाथों में प्रदेश को खेलने नहीं देंगे, राज्यपाल शासन लगने नहीं देंगे, और इसको रोकने के लिए यदि अगर हमको बहुजन समाज पार्टी से हाथ मिलाना पड़े तो हम मिलाएंगे। ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है कि अगर हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है, और अगर हम लगातार अपनी जनता को ये कहते हुए चले आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के हाथ में सत्ता जाने का मतलब है प्रदेश में सांप्रदायिक शक्तियों का बढ़ना, तो यदि अगर उसको रोकने के लिए भाई समय परिस्थिति और काल के हिसाब से निर्णय बदलते हैं, तो अगर भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए ऐसा कोई निर्णय लेना पड़ता है तो इसमें बुराई क्या है? हमें भारतीय जनता पार्टी को रोकना है। हम प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी के हाथों में नहीं जाने देंगे। भारतीय जनता पार्टी के हाथ में जाने का मतलब पूरे प्रदेश में सत्यानाश हो जाना, तो क्यों जाने देंगे? इस तरह का स्टेटमेंट उनका पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, और उन्होंने बीएसपी की तरफ हाथ बढ़ाया कि अगर कोई ऐसी स्थिति आती है जिसमें कोई भी आदमी बहुमत नहीं पाता है, उस स्थिति अमिताभ जी, ठीक है मुकेश भाई, ठीक है, अमित ठीक आ गए। एक सवाल सुरेंद्र जी से हिलाल लखवी से पूछ लूं जी। अमित पुरी जी भारतीय जनता पार्टी के भी आ गए उनका जी। हिलाल लखवी साहब, जो आज समझ आया जी, उनका भी स्वागत है, जो आज समझ आया अखिलेश जी को, ये चुनाव से पहले क्यों नहीं समझ आ गया कि भाजपा विरोधी ताकतों को एकजुट होकर लड़ना चाहिए? अमिताभ भाई, देखिए, पहली बात यह है कि निश्चित रूप से अखिलेश यादव जी ने जो बीबीसी को जो भी इंटरव्यू दिया है उन्होंने कुछ सोच समझ करके दिया होगा। ये बात एक स्पष्ट सी है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का अगर हम पूर्व में देखें तो जिस तरह से वो तोड़फोड़ मचती है, जिस तरह से वो खरीद फरोख्त करते हैं, चाहे वो उत्तराखंड का मामला हो, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश का मामला हो, तो उसको रोकने के लिए ये पहले से ही अखिलेश यादव जी का एक कदम था कि बहुजन समाज पार्टी के जो विधायक हैं वो डेस्परेट होकर के टूट ना जाए। तो ये उस टूट फूट को रोकने का एक था।
और साथ ही साथ कहीं ना कहीं ये एक इस बात का भी था कि हम नहीं, ये डेस्परेशन तो कांग्रेस में भी हो सकता हम है, एक कंस्ट्रक्टिव सरकार चलाना सपा में भी हो सकता है मित्र। सबके साथ की आवश्यकता है। नहीं, तो वही बात है कि यहां पर हम पूरी तरह से आश्वस्त है कि हम पूरी बहुमत की सरकार बना रहे हैं, लेकिन हम एक अच्छी सरकार चलाने के लिए ये निश्चित रूप से चाहेंगे कि जितने ज्यादा से ज्यादा लोग जो हम ख्याल हैं वो साथ में मिलकर के रहे, उतना बेहतर है। ठीक है, ठीक है हिला साहब। अमित पुरी जी, ये जो अभी 3 दिन पहले तक, 4 दिन पहले तक जो पत्थर वाली सरकार थी, जो बुआ भाजपा से रक्षाबंधन कर सकती थी, आज खिड़की दरवाजे सब उसके घर की ओर क्यों खुल रहे हैं? नहीं, मैं बताता हूं। एक्चुअली इस बार 2 तरह की होली है। एक तो जो रंगों की होली है वो तो परंपरागत होली है ही है, लेकिन कई ऐसी पवित्र होली अलायंसेज और होने के लिए संभावनाएं बढ़ गई हैं। जो बेचते थे दवाई दिल वो अपनी दुकान नतीजे आने से पहले बढ़ा ले गए, और वो जो संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में साथी ने कहा था कि हम बीएसपी की आइडियोलॉजी को रूल आउट नहीं करते, अब दूसरे साथी ने भी कहा यूपी को ये साफ पसंद के साथ बुआ भी पसंद है। तो यूपी के मतदाता की आंख में धूल झोंक करके आपने जो कुछ करने की कोशिश करी और गेम चेन प्रकरण, सत्ता मेरे पास बनी रहे, लेकिन नेता चतुर होते हैं। लेकिन एक बात बता दें, आवाम चतुर सुजान होती है और वो अपना फैसला 11 तारीख को देने वाली है। अखिलेश जी, इसको जान लीजिए। तो बुआ से बात करनी थी तो सीधे करते, बीबीसी पे बात करने से क्या मतलब था? ठीक है, 11 को तो सभी जान लेंगे पुरी साहब। वो भी तो बुआ ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन है, बीबीसी भी तो बुआ ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन है। एकदम सीधे नहीं होता है, पहले कहीं वो तो दोनों ने एक दूसरे का कॉर्पोरेशन तो बताया। पहले फिलर भेजते हैं, सीधे रिश्ता नहीं जाता। पुरी साहब, आप पुराने आदमी हो। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। ठीक है, मैं मुकेश भाई से एक सवाल पूछना चाहूंगा। मुकेश बहादुर जी, जान रहे हैं, घर में 2 जवान लड़के हैं, वो बिगड़ ना जाए, क्या इसके लिए बुआ का साथ जरूरी है, बुआ का नियंत्रण? देखिए अमिताभ भाई, घर के तो कोई लड़के बिगड़े हुए है ही नहीं। मुझे तो जब से एग्जिट पोल शाम को 5:30 बजे से शुरू हुआ है, मुझे तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेतागणों के चेहरे देख करके मुझे तो हंसी आ रही है, और हम लोग लगातार मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। इसलिए मुस्कुरा रहे हैं कि जिस तरीके से इन्होंने पूरे प्रदेश का माहौल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कंधे पर रख करके सभा बांधा था, 263, 290, 295, 300, उससे ये धराशायी होकर के नीचे गिर गए। देखिए, जो पार्टी सरकार में होती है वो पार्टी ये जानती है कि जब हम चुनाव में जाते हैं तो कई तरह के एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी होते हैं, जिससे लड़ते हुए हमें चुनाव लड़ना पड़ता है। जिस तरीके से ये माहौल बना रहे थे पूरे प्रदेश में, तो मुझसे, हमारी गठबंधन से ज्यादा तो इनकी चिंताएं बढ़ जानी चाहिए। हम किससे गठबंधन करते हैं, किससे हाथ बढ़ाते हैं, पुरी साहब के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? हमने अगर न्योता भेजा है, हमने अगर हाथ बढ़ाया है, तो भारतीय जनता पार्टी जब अनुप्रिया पटेल से और कृष्णा गुट से जब हाथ मिला रहे थे, गठबंधन करते थे, तब इन्हें दर्द नहीं होता था। खुले खजाने किया था, गठबंधन हमने किया था। मुझे किया था। आप मुझे अपनी बात करिए। इनको देखिए, दोहरे चरित्र से ये लड़ने आए। हम गठबंधन करें तो इन्हें पेट में दर्द होता है। ये भारतीय समाज पार्टी और क्या अपना पटेल अपना दल के साथ करे तो इन्हें कोई दर्द नहीं होता है। हमारी प्रोजेक्ट अगर अधूरी है तो इन्हें पेट में दर्द होता है। देखिए, चुनाव पूर्व गठबंधन और चुनाव के बाद के गठबंधन की मर्यादा में अंतर है। नहीं, मुकेश बहादुर जी, चुनाव पूर्व के गठबंधन और चुनाव के बाद के गठबंधनों की मर्यादा में आकाश पाताल का अंतर होता है। नहीं, देखिए, नहीं अमिताभ भाई, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। कोई नहीं होता है। हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है गठबंधन का
कि उत्तर प्रदेश को सांप्रदायिक शक्ति से रोकना है हमें मुकेश किसी भी हालत बहादुर में। जी, उसके लिए हमें जो करना पड़ेगा मुकेश बहादुर जी, मुकेश बहादुर जी, करना पड़ेगा। मुकेश बहादुर जी, अखिलेश यादव जब वोट मांग रहे थे तब मायावती की हर मंच से बुराई कर रहे थे, तो जो जनादेश जो मिला वो मायावती की बुराई पर मिला। ये बात मानेंगे ना आप? हमने ये और कहा है जनादेश कि का ये अपमान नहीं है क्या? बहुमत में नहीं आया। देखिए एग्जिट नहीं मेरी बात चुनाव के बाद नहीं, गठबंधन का मनीष जिक्र जी, कर रहे हैं। मनीष जी, अमिताभ भाई, पहली बात तो यह है कि अभी जो हम डिबेट हम लोग कर रहे हैं वो एग्जिट पोल के जो संभावित नतीजे आने की संभावना है उस पर कर रहे हैं ना। तो संभावना एग्जिट पोल होने के पहले बीबीसी आप बयान को दोबारा सुनिए। बयान में उन्होंने ये कहा है कि अगर ऐसी स्थिति आएगी तो हम ऐसा करेंगे। संभावित नतीजों पर, संभावनाओं पर अगर बहस हो रही है तो संभावना तो किसी भी तरीके की हो सकती है। एक्सप्लोर सब लोग करते हैं, आप भी करते हैं। आपके बहुमत कम पड़ेंगे तो आप निर्दलीय की तरफ नहीं दौड़ेंगे क्या? आप बोलिए क्या? मुकेश भाई कुछ हिलाल नकवी साहब कहना चाह रहे थे। मुकेश भाई मैं बोलता हूं कि अगर ये कह सकते हैं हिलाल नकवी कुछ कहना चाह रहे थे। हिलाल भाई कि आरएलडी की मदद नहीं लेंगे। जी अमिताभ भाई, देखिए आपकी टीका टिप्पणी जो हमारी जनता जनार्दन है उसकी टीका टिप्पणी तो ठीक है, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी जो कि एक राष्ट्रीय पार्टी है वो जब टीका टिप्पणी इस प्रकार का करते हैं तो हास्यास्पद लगता है। हफ्ता वसूल पार्टी से ये चूंकि पश्चात गठबंधन करते हैं और वो हफ्ता वसूल पार्टी रोजाना सुबह उठ के 4 गालियां इनको जो है वो भेज देती है नाश्ते में। पीडीपी के साथ ये बाद में गठबंधन करते हैं। वो पीडीपी जिसको ये अलगाववादी ताकत कहते रहे और जिसको मानते हैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जो वहां पे हत्या हुई थी उसमें ये शामिल थे अलगाववादी लोग, तो वो गठबंधन भी जायज हो जाता है। ये छत्तीसगढ़ में चुनाव के बाद जो है गठबंधन कर लेते हैं, वो गठबंधन भी जायज हो जाता है। लेकिन अगर कोई अन्य पार्टियां जो है वो आपस में चुनाव के बाद गठबंधन करने की बात करते हैं तो उससे इनके पेट में दर्द होता है। एक बात। दूसरी बात यह है अमिताभ जी, कोई जरूरत नहीं पड़नी है। ये जो गठबंधन है ये निश्चित रूप से सरकार बनाने जा रहा है। 11 तारीख का इंतजार कीजिए। ये एग्जिट पोल है, ये वास्तविक पोल नहीं है। हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि हमको किसी भी अन्य पार्टी की आवश्यकता। मैं तो आज सबके मुंह में बोल रहा हूं घिसक कर, सबको शुभकामनाएं। हम जरूर बहुजन समाज पार्टी का अमित, ठीक है हिलाल भाई। अमित पुरी जी, एक सवाल, गठबंधन का मौसम चल रहा है, एक सवाल आपसे भी पूछ लें। ये क्या भाजपा अभी इस बात को रूल आउट कर सकती है कि हम चुनाव बाद कोई गठबंधन नहीं करेंगे उत्तर प्रदेश में? अगर इनका गठबंधन अपवित्र होगा चुनाव बाद का, तो क्या भाजपा ये कह सकती है कि हम ऐसा कोई गठबंधन नहीं करेंगे चुनाव के उपरांत? मैं कह रहा हूं आज की तारीख में जहां हम बैठे हैं, मैं दोनों बातें कह देता हूं क्योंकि एक एलिगेशन भी लगा और एक हमारा पक्ष भी की भी बात है कि हम क्या करेंगे विज़ दिस सिचुएशन। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अखिलेश यादव की बहुमत आएगा नहीं आएगा इस पे कोई टीका टिप्पणी नहीं की। उन्होंने अपने आप स्वतः बीबीसी को इंटरव्यू दिया और दे करके इस बात का बाबुलंद ऐलान किया कि हम बुआ के साथ जा सकते हैं। इसलिए इस पे भारतीय जनता पार्टी के प्रति हास्यास्पद होना अगर कांग्रेस के मित्रों को लगता है तो ये उनकी राजनीतिक सोच है, उस पे हमें और इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना। और आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी को 11 मार्च के नतीजों का इंतजार है और हमें आज की तारीख में यह पूर्ण विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की जनता डिसाइसिव मैंडेट दे रही है। हम उसकी विजडम पर आज 48 घंटे पहले कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहते। दैट्स ऑल। ठीक। अच्छा पुरी साहब, एक बात बताओ, हम लोग सामाजिक लोग हैं। जब भतीजे मुसीबत में होते हैं जी, तो बुआ और मौसी के घर जाते हैं जी। बच्चे मुसीबत में होते हैं, तो अगर भतीजे मुसीबत में बुआ को याद कर लें तो क्या आसमान गिरा जा रहा भाई? रिश्ता भी तो देखो, बुआ और भतीजे का कैसा रिश्ता होता है। बिल्कुल नहीं ठीक है, रिश्ते को देखकर और उसकी नहीं बिल्कुल उस रिश्ते की गरिमा को देख करके ही मैं ये टिप्पणी कर रहा हूं
कि अगर बुआ वास्तव में आपकी थी और आप बुआ जी कहते भी थे, तो ऐसा कुछ तो रखा होता कि कभी हम मिले तो शर्मिंदा ना होना पड़े। नहीं, एक बात तो अदावत इतनी करो कि कभी हम मिले तो शर्मिंदा ना होना पड़े। ये आप ये सीख अमिताभ जी क्यों नहीं दे देते? नहीं चाहिए थी। ये अमिताभ जी में क्यों नहीं रखी गई थी? अमिताभ जी महाराज जो है जब बाप बेटी की सरकार कश्मीर में बना रहे थे तब क्यों नहीं रखी गई? ये दुखती हुई आज आप क्या इस बात का सीधा जवाब अमित पुरी जी ने नहीं दिया। अमित पुरी जी ने इस बात का सीधा जवाब नहीं दिया कि भाई आप करेंगे कि नहीं करेंगे गठबंधन, जबकि हकीकत तो ये है कि राखी तो इधर ही बांधी जाती थी। दरअसल धर्म की बहन का खाता, धर्म की बहन का खाता। ठीक है पुरी साहब सुनो, एक मिनट सुनो, हिलाल भाई सुनो एक सेकंड। मनीष, चौधरी अजीत सिंह जी वो भी मेरे मित्र हैं। आज एक उनके शुभचिंतक ने मुझे फोन किया और उन्होंने कहा कि भैया चौधरी साहब का चेहरा थोड़ा खिल गया है एग्जिट पोल देख के। अब अजीत सिंह जी का चेहरा क्यों खिल रहा है एग्जिट पोल देख के? उनको भी शपथ ग्रहण दिख रहा है, वो दिल्ली वाला, लखनऊ वाला नहीं। पुरी साहब, चौधरी साहब को भी शपथ ग्रहण दिख रहा है दिल्ली वाला। दूर की कौड़ी है। देखिए, अब चौधरी साहब को क्या दिख रहा है ये तो चौधरी साहब जाने, लेकिन उत्तर प्रदेश के मतदाताओं को तो वो यही बता रहे थे कि कोठी खाली करा ली, बड़ा अपमान कर दिया। अब क्या दिख रहा है ये चौधरी साहब जाने। नहीं तो आप ये कंफर्म कर रहे हैं कि शपथ ग्रहण नहीं होगा? आप ये कंफर्म कर रहे हैं ना कि शपथ ग्रहण नहीं होगा दिल्ली में कोई भी? किसका? उत्तर प्रदेश में? दिल्ली में शपथ ग्रहण होगा नए जनादेश के उपरांत। दिल्ली में उत्तर प्रदेश में शपथ ग्रहण होगा नए जनादेश के उपरांत। पुरी साहब, अमिताभ जी ने सीधा सवाल किया है कि दिल्ली में चौधरी साहब का कोई शपथ ग्रहण तो नहीं होगा। अरे भाई मेरा ठीक है हाँ, तो सीधा जवाब तो दिया कि उत्तर प्रदेश में शपथ ग्रहण होगा, दिल्ली में नहीं होगा। दिल्ली में तो संसद में बजट पे बहस होगी। अरे आगे की दिल्ली में बात। संसद में बजट पे बहस हो रही है। जी अमिताभ जी, ये सियासत करने वाले लोग हैं, सीधा मुकेश जवाब बहादुर, अब मुकेश बहादुर यहाँ और काशीराम कहा करते थे हमको मजबूत सरकार नहीं मजबूर सरकार चाहिए। मुकेश जी, क्या मामला उधर जा रहा है मजबूर सरकार की तरफ? देखिए ऐसा नहीं है अमिताभ भाई। देखिए हमेशा जो मजबूत सरकारें होती हैं वो हमेशा जनता के लिए हमेशा अच्छी होती हैं। अभी जो आज हम लोग चर्चा और परिचर्चा कर रहे हैं वो जो मीडिया के लोगों ने जो संभावित पोल दिखाया है, जो एग्जिट पोल दिखाया है, हम लोग उसकी परिस्थितियों के अनुसार चर्चा कर रहे हैं। जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं उसके हिसाब से हम लोगों ने अपनी चर्चा को दिया है। अमित पुरी साहब बड़े साफगोई से आप दोनों लोगों के प्रश्नों का जवाब देने से बच गए कि गठबंधन ये बाद में करेंगे कि नहीं करेंगे। देखिए आज की जो परिस्थिति है, गठबंधन पूर्ण रूप से बहुमत से सरकार बनाएगा। हम बच गए, हमने आपको हल्दी की कार्ड आप नहीं, एग्जिट पोल के नतीजे आने से पहले बीबीसी से आप मुझे बोलने दिए, आपकी बात नहीं काटी मैंने। आपका भाई, आप बुआ भतीजे की सरकार कह रहे हो। आप जब राखी बंधवाते थे लालजी टंडन, उस समय आपको बहन और भाई का रिश्ता क्यों भूल जाते हो भाई? आप दोहरा चरित्र ही लेकर के क्यों चल रहे हो? जो चीजें देखिए अमिताभ भाई, भारतीय जनता पार्टी के नेता आत्ममुग्धता में जी रहे हैं। इन्हें एग्जिट पोल समझ में नहीं आ रहा है। इन्हें अगर जब विपक्षी हम लोग कहते हैं कि आपकी सरकार नहीं बनी, अभी थोड़ी देर पहले कल मेरे एक बड़े वरिष्ठ पत्रकार मित्र हैं ब्रजेश मिश्रा और संजय शर्मा, हम लोग आपस में डिस्कस कर रहे थे। तो जो एग्जिट पोल आज दिखाई दे रहा है, लगभग कमोबेश वो लोग भी इसी बात को, संजय शर्मा, ब्रजेश मिश्रा और अमिताभ भाई, आपको याद हो आपसे भी मैंने फोन पर चर्चा अनौपचारिक किया जिसमें हम लोग इसी संभावित एग्जिट पोल पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। चलिए मुकेश जी, लगभग ये बात आपको रोक रहा हूं। अमर सिंह क्या कुछ कह रहे हैं? कहीं भी बहुमत मिलता दिख नहीं रहा था। अमर सिंह क्या कह रहे हैं जरा सुन लेते हैं। मुकेश जी आपको रोक रहा हूं, अमर सिंह क्या कह रहे हैं जरा सुन ले। जी के भी निकट हैं और अखिलेश जी के भी निकट हैं, लेकिन ये सब कहने से पूर्व अखिलेश जी को के संज्ञान में संभवतः यह नहीं होगा। हालांकि जिस समय मायावती जी के साथ गेस्ट हाउस कांड का दुष्कर्म हुआ था या सत्कर्म हुआ था, उस समय मैं समाजवादी पार्टी का सदस्य नहीं था।
लेकिन पिछले 30 साल से समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच सुप्रीम कोर्ट में मायावती जी इस तरह का प्रबंधन करने में लगी हैं कि किसी भी हाल में मुलायम सिंह जी इसमें जेल चले जाएं, शिवपाल जी इसमें जेल चले जाएं। तो क्या अखिलेश यादव अपने पिता से संगठन सत्ता सब ले चुके हैं, अब उन्हें जेल में देखना चाहते हैं? क्योंकि मायावती जी से समाजवादी पार्टी का गठबंधन मुलायम सिंह को जेल भेजने की कीमत पर ही संभव है। लेकिन आपने जिस तरह से एग्जाम्पल ना, आपको लगता है कि अखिलेश यादव और मायावती, आप लोग ध्यान नहीं देते। इसके पहले भी उन्होंने कहा था कि हम बुआ को चाय पर बुलाएंगे। अब देखना यह है कि बुआ को आजम खान का बयान याद रहेगा या नहीं रहेगा, जिसमें सार्वजनिक मंच से आजम खान साहब ने कहा था कि भांजा जवान हो गया है, बड़ा हो गया है, और बुआ जी अपनी गोद में मचमचा के से बैठा लीजिए, बड़ा मजा आएगा। तो इस तरह का बयान आजम खान का, मायावती जी के स्त्रीत्व का अपमान, और मायावती जी और समाजवादी पार्टी के बीच में विगत 2 दशकों से चल रहा गेस्ट हाउस कांड का मामला, ये तमाम विसंगतियां ऐसी हैं कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी नदी के 2 किनारे हैं जो साथ बह तो सकते हैं लेकिन कभी मिल नहीं सकते। और अगर मिल जाएंगे तो मोदी जी के लिए 2.5 साल बाद जो संसद का चुनाव होगा बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मोदी जी ने हरदम ये कहा है कि काला धन को संचय करने वाले लोग, गरीबों का पैसा हड़पने वाले लोग, चाहे वो कांग्रेस के हों, मोदी जी ने कहा है, मैं उनको कोट कर रहा हूं, चाहे वो कांग्रेस के हों या समाजवादी पार्टी के हों या बहुजन समाज पार्टी के हों, भ्रष्टाचार में सभी व्याप्त थे, सभी लिप्त हैं, सभी के पास अवैध खनन महाधिपति बलात्कार शिरोमणि गायत्री प्रजापति ऐसे लोग, सुल्तानपुर सदर के ऐसे लोग, आजम खान ऐसे लोग जो भारत माता को डाइन कहते हैं, कश्मीर को पाकिस्तान का अंग बताते हैं, आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। तो इन सभी लोगों का सम्मिश्रण और मिश्रित स्वार्थ निश्चित रूप से कोई न कोई रंग खिला सकता है। मोदी जी का यह आरोप इस महागठबंधन से बिल्कुल सत्य सिद्ध होगा और संसद के चुनाव में जनता झूम कर नरेंद्र मोदी को फिर चयन उनका करेगी। सर, इस वाले पार्टी में घमासान दिख रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस के साथ जो गठबंधन हुआ उसकी वजह से इस तरह से नुकसान झेलना पड़ा। ये हर राजकुमार की आदत होती है कि जीत गए तो मेरा चेहरा और हार गए तो दूसरे का सिर उस पर ठीकरा। तोमर सिंह ने जो शब्दों का इस्तेमाल किया, ये बड़ा गौर करने वाली बात है। झूम कर, ये शब्द बताता है कि वो किधर झूम रहे हैं, ये भी एक सवाल है। अमिताभ जी, हम ब्रेक पर जाएं उससे पहले जो कुछ अभी कहा अमर सिंह ने, चाहे मुलायम सिंह को जेल भेजने की कॉस्ट पर बात कही हो, चाहे मायावती के अस्तित्व को लेकर सवाल किया हो, चाहे उन्होंने कहा है कि ये 2 किनारे हैं, साथ बह तो सकते हैं लेकिन मिल नहीं सकते, इनके ऊपर एक हम टिप्पणी और विश्लेषण आपका चाहेंगे, उसके बाद सीधे ब्रेक पर जाएंगे। जी मनीष, अमर सिंह ने इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के प्रतीक्षालय में है, वेटिंग रूम में, इसलिए उनकी टिप्पणी ठीक है। लेकिन हां, एक चीज जरूर समझने वाली है, उत्तर प्रदेश का समाजशास्त्र और उत्तर प्रदेश का राजनीति शास्त्र, मेरी बात से अमित पुरी जी सहमत होंगे, ऐसा है जिसमें अगर समाजवादी पार्टी और बसपा मिल जाए, कांग्रेस का उतना मैं अभी महत्वपूर्ण रोल नहीं देखता उत्तर प्रदेश में, लेकिन ये मिल जाए तो एक बहुत बड़ा सोशल चंक इधर आता है। इसलिए शायद ये भी कोशिश अमर सिंह जी ये करने की कोशिश भी कर रहे थे कि ये ना मिले। लेकिन एक बात उन्होंने बहुत मार्के की कही, जिस पर आगे चल के यादव परिवार में घमासान मचेगा, कि जो सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है गेस्ट हाउस कांड वाला, वो भी लगभग पूर्णाहुति तक पहुंच रहा है। उसमें भी हियरिंग हो चुकी है, गवाहियां हो चुकी है, और उनका कहना है कि अगर मायावती जी चीफ मिनिस्टर होंगी तो निश्चित तौर पर उस केस की पैरवी मुस्तैदी से होगी, मुस्तैदी से होगी तो मुलायम सिंह जी और शिवपाल यादव जेल जा सकते हैं। तो अमर सिंह जी ने एक माचिस यादव परिवार के झगड़े में फिर लगा दी। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित तौर पर कि अगर यह गठबंधन होता है तो फिर अखिलेश बाबू सत्ता में आएंगे, लेकिन क्या अपने पिता को जेल भिजवा कर ही मानेंगे?
ये एक बड़ी बात कही और एक माचिस लगा दी, जैसा अमिताभ जी कह रहे हैं। यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद में एक और सटीक विश्लेषण आया है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के खुश होने की क्या, बल्कि मुझे लगता है कि आज रात में नींद आएगी नहीं आएगी, यह भी एक बड़ा सवाल है। छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद में उस भविष्यवाणी को लेकर, उस एग्जिट पोल को लेकर हम चर्चा जरूर करेंगे। छोटा सा ब्रेक, तुरंत वापस आते हैं। आपकी लाडली हंसते हंसते कब इतनी बड़ी हो गई पता ही नहीं चला ना। तो मासिक के शुरू होते ही क्यों फीकी पड़े उसकी हंसी। आप समझाएं उसे खुशी खुशी किशोर अवस्था में जाने के तरीके, ताकि वो स्वस्थ रह सके। उसे बताएं कि स्वस्थ रहने के लिए वो अपनाए सही मासिक इंतजाम, जैसे साफ सफाई और स्वच्छ साधन का प्रयोग। बेटी हुई है बड़ी तो खुशियाँ क्यों न बढ़े। मेरे पति मेहनत का काम करते हैं ना, तो कॉलर तो गंदा होगा ही। उनका फेवरेट शर्ट है, ज्यादा घिस नहीं ना सकते, हटवट गया तो। ओ मैडम, ये बहानेबाजी छोड़िए, तो क्या करें। लाइए घड़ी डिटर्जेंट किक, जो है कफ और कॉलर का स्पेशलिस्ट। इससे कफ और कॉलर साफ हो पूरी तरह। वाह, वही स्वादिष्ट छोले, भोला इंडिश मसाले, जायका इंडिया का। इंडिया का फेवरेट राजश्री पान मसाला। ये खुशबू सुबह में है, ये खुशबू हवा में है, ये खुशबू चल रही है सबको साथ लेकर। तिरंगा अगरबत्ती, देश की खुशबू। यूबी फेयर सिर्फ रात में एक बार खाना नहीं, चेहरे पे लगाना और मेरी तरह चमकते रहना। यूबी फेयर अब लड़कों की निकल पड़ी। स्वागत है आप सभी का के न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ मनीष बाजपेयी। कार्यक्रम चल रहा है एग्जिट पोल का सटीक विश्लेषण और इसके बीच में जो बयान आ रहे हैं उन बयानों पर भी हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। ब्रेक पर जाने से पहले अमर सिंह के बयान को लेकर चर्चा शुरू हुई। हमारे साथ खास मेहमान लगातार मौजूद है, लेकिन हम चर्चा में जाएं उससे पहले एक बड़ी भविष्यवाणी कहें, एग्जिट पोल कहें, वो है न्यूज 24 टुडेज चाणक्य का। और मुझे लगता है ये सोचना समझना बहुत जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी को 285 सीटें मिल रही हैं। अमिताभ जी, प्रोजेक्शन है 18 सीटों का प्लस माइनस है, नफा और नुकसान। 285 भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी कांग्रेस को यह ग्रुप दे रहा है महज 88 सीटें प्लस माइनस 15 और बहुजन समाज पार्टी के लिए महज 27 सीटें छोड़ रहा है, जिसमें कि 12 और प्लस और माइनस में हैं। अदर्स के खाते में 3 प्लस माइनस 2। तो इसका मतलब टुडेज चाणक्य की बात कर रहे हैं अमिताभ जी, भारतीय जनता पार्टी 285। कोई गंभीर इसके ऊपर कोई चर्चा या ये मान ले कि सिर्फ ये एग्जिट पोल है और माना कि एक बार सफल हुआ तो 2 बार दिल्ली और बिहार में बहुत अच्छा रहा भी नहीं ये पोल, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं इसको जितने एग्जिट पोल आए जी, मैंने सबको देखा गौर से आज, और मैं इस चाणक्य के लिए भी यही कहूंगा महज एग्जिट पोल है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। किसने सोचा था दिल्ली में 70 में से 67 सीट केजरीवाल, चाणक्य ने बिहार में भारतीय जनता पार्टी को 155 सीट दी थी और आई कितनी 58, और जितनी गठबंधन को दी थी गठबंधन उनसे 3 गुना ज्यादा आया। ये तुक्का है, लग गया तो आप सिकंदर, नहीं लगा तो बंदर।
भूल जाओ, अगला देखो चुनाव। मैं नहीं मानता कि शायद भारतीय जनता पार्टी भी इस तरह के एग्जिट पोल से कहीं कोई आह्लादित होगी। जो लोग राजनीति को समझते हैं, राजनीति की गंभीरता को समझते हैं, वो जानते हैं ये ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल दिल को बहलाने के लिए गालिबी ख्याल अच्छा है। पुरी साहब, ठीक बात है ना? देखिए, एग्जिट पोल की अपनी मैकेनिज्म होगी, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज अपनी जगह पे एग्जिस्ट करती हैं और वही 11 तारीख को निकलेंगी। 2 लाइनों में बात आप अपनी खत्म कर रहे हैं, मुझे लगता है कि कुछ बचने की कोशिश कर रहे हैं। साहब, जी जी, गाल बजाना राजनीति में कोई बहुत सार्थक निशानी नहीं होती वाजपेयी जी। नहीं, मौका पड़े तो गाल बजाए जाते हैं, मौका पड़े तो गाल बजाए जाते हैं, लेकिन कहीं कहीं बच के भी निकला जाता है। ये भी बात अब जो बजा रहा हो उसके दरवाजे पे या शहनाई बजे तो हिलाल नकवी साहब, नहीं बजाए। ये जो एग्जिट पोल अलग अलग गणित दिखा रहे हैं, जी नकवी साहब, एक मेरा प्रश्न है हिलाल नकवी, एक बीजेपी आज के एग्जिट पोल सारे सामने रखता हूं, बीजेपी लोएस्ट आंकड़ा 155, हाईएस्ट आंकड़ा 285, कितने का अंतर है बीच में? एक डाटा, एक ढंग का मैकेनिज्म, एक ढंग की मेथोडोलॉजी, और उसके बाद इतना वेरिएशन कैसे? 1552 283 या 285। अमिताभ भाई देखिए, 100 जी 285, अमिताभ भाई 130 सीटों का डिफरेंस हो जाता है। बेशक जो बात आपने कही, लग गया तो तीर नहीं तो तुक्का। एक बात वही मैं समझना चाह रहा हूं। पोल है ये स्पष्ट रूप से हमेशा से दिखाते रहे हैं, हमेशा होते रहे हैं, लेकिन कहीं पर भी कभी भी एग्जिट पोल के सहारे के ऊपर आप ये नहीं कह सकते हैं कि हां एग्जिट पोल में ये दिखाया तो यही होगा। बात तब होती है अगर आप साइंटिफिकली कर रहे हैं तो आपके 10 में से 7 या 8 बार तो सही होना चाहिए। आपका अगर 10 में से 1 या 2 बार सही हो रहा है तो निश्चित रूप से आप ये नहीं कह सकते कि हम सबसे सटीक दिखाते हैं। आपने दिल्ली की बात की, आपने बिहार की बात की, उसके आगे बात कर देते, तमिलनाडु की भी आप बात कर लीजिए। पिछली बार का पंजाब का चुनाव अगर आप याद कर ले, पंजाब के चुनाव में भी इसी तरह से था कि जो वहां पर इस वक्त की सरकार है इसको एग्जिट दिखा दिया गया था कि ये हार गई है, दोबारा नहीं आनी, और फिर वो वापस होकर के आई है। तो देखिए, ये एग्जिट पोल्स के एक नहीं, हम आपको 10 उदाहरण दे सकते हैं जहां पे कभी सही नहीं हुए। हाँ, सही भी हुए हैं, ऐसा नहीं है कि सही नहीं हुए हैं, लेकिन वो वही बात है कि ये सिक्का उछालने ऐसी बात है कि चित आया तो ठीक है और नहीं तो पट आया तो क्या किया जा सकता है, साहब गलत हो गया एग्जिट पोल जो है, ये उससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं है। और निश्चित रूप से इतना बड़ा वेरिएशन सैंपल सर्वे की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये संभव नहीं हो सकता है अगर सैंपल। ठीक बात हिलाल भाई। मुकेश बहादुर जी, आपकी सीटों में अलग अलग एग्जिट पोल करने वाली एजेंसियां 60 सीटों का डिफरेंस दिखा रही हैं, 60 सीटों का, लोएस्ट और हाईएस्ट में 60 सीटों का अंतर। देखिए अमिताभ भाई, जितनी भी सर्वे एजेंसीज हैं, चाहे एबीपी ने सीएनडीएस के साथ किया हो, चाहे नीलसन वालों का हो, चाहे वो अभी चाणक्य टुडे का सर्वे आ गया हो, पहले तो इन एजेंसीज को इस साइंटिफिक मैकेनिज्म को प्रूव करना चाहिए आकर के कि आपने क्या पैरामीटर्स कंसीडर किया, क्या आपका सैंपल साइज था। आपको इस मैकेनिज्म तो बताते नहीं हो, आप केवल आपने 4 लाइनों में लिख दिया, इसको इतनी सीटें, इसको इतनी सीटें, इसको इतनी सीटें। अगर आप एग्जिट पोल में आपको इतना ही विश्वास है अपने मैकेनिज्म पर, तो क्यों नहीं, अभी 24 घंटे का समय बाकी है, आप इस मैकेनिज्म को जनता को और सारी पॉलिटिकल पार्टीज को आप आकर के साइंटिफिक रूप से समझाइए ना कि क्या सैंपल साइज लिया आपने, कहां पर एग्जिट पोल लिया, किस बूथ पर लिया, क्या पैरामीटर्स थे, कौन से फैक्टर्स थे। जब आप कोई फैक्टर नहीं बता रहे हो, कोई पैरामीटर नहीं बता रहे हो, तो इतना बड़ा वेरिएशन 5 एजेंसीज के बीच में, कहां बीजेपी को आप 155, 145 से लेकर के 285, किसी को आप 115 से लेकर के 18 सीटें, कौन सा मैकेनिज्म अप्लाई कर रहे हैं भाई। चाणक्य टुडे का इतना लेट सर्वे आना अपने आप में क्वेश्चन मार्क क्रिएट कर देता है।
5 बड़ी एजेंसीज ने सर्वे कर दिया, उनका आप देख लीजिए प्रेडिक्शन, और चाणक्य टुडे का इतना वेरिएशन, तो इसका मतलब सभी गलत है या सभी सही है? तो इसलिए मैं ये चाहता हूं कि अगर एग्जिट पोल पे बहस चलती है तो क्यों नहीं ये एजेंसीज आकर के अपना मैकेनिज्म, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, स्टैटिस्टिकल डेटा एनालाइज करते हैं, हमें मालूम है कि किस तरीके से, आप बताइए कि आपने कौन सा मेथड लगाया है, हम लोग अच्छा सवाल कर लेंगे। मुकेश भाई आइए आपके पास। अमित पुरी साहब, मेरे जहन में एक और मौलिक सवाल चाहिए, वो मसला आज के चुनाव से नहीं, हमेशा के लिए एक बड़ा सवाल। मुकेश भाई आएंगे आपके पास। पुरी साहब, एक बड़ा सवाल मेरे जहन में, क्या हिंदुस्तान जैसा समाज जिसमें तमाम तरह के भेद हैं, तमाम तरह के वेरिएशंस हैं जो पश्चिमी समाज में नहीं है, हमारे यहां जाति करीब 5000 जाति और उपजाति और गोत्र है जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, तमाम तरह की बोलियां हैं, तमाम तरह की भाषा है। पश्चिम में यह संकट नहीं, और पश्चिम में भी चुनाव हुआ यूएस प्रेसिडेंट का, तो सारे एग्जिट पोल अमेरिका के हिलेरी को जिता रहे थे और जीते बाबा ट्रंप। क्या भारत जैसे समाज में एग्जिट पोल जिस पद्धति से होता है वो दुरुस्त हो सकता है, जिस समाज में इतना वेरिएशन हो? अमिताभ जी, आपके प्रश्न का उत्तर मैं दे रहा हूं, और मैं थोड़ा साहस इसलिए कर पा रहा हूं कि मूल रूप से मैं सांख्यिकी का विद्यार्थी हूं, मैं विद्यार्थी ही मानता हूं अपने को। तो ये जिस तरह का भारतीय समाज है, इस समाज के अंदर जितने फैक्टर आपने बताए, इतनी मल्टीवेरिएट एनालिसिस बहुत अच्छी तरीके से कर ली जाए, इतनी हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन से होमोजीनियस स्ट्रेटा ड्रॉ कर लिए जाए, और सैंपल साइज सिलेक्शन, यहां तो साइज की बात हो रही है, जो ऑब्जर्वेशन है उन ऑब्जर्वेशन को सेलेक्ट करने का मैकेनिज्म जो है, ये अपने आप में बहुत विवादास्पद है। हमने एक क्लास ऑफ पीपुल के बीच में सर्वे किया, एक तरह के रिजल्ट आएंगे, हमने दूसरे क्लास ऑफ पीपुल के बीच में सर्वे किया, दूसरे तरह के रिजल्ट आएंगे, भले ही हमारे सैंपल साइज एक जैसे ही क्यों ना हो, और कितने ही बड़े क्यों ना हो, क्योंकि लार्ज सैंपल अप्रोक्सीमेशन और स्मॉल सैंपल अप्रोक्सीमेशन से भारतीय समाज की पॉलिटिकल विधा को समझा नहीं जा सकता। मेरा मानना है कि चुनाव को समझने के कुछ अलग पैरामीटर है, और वो पैरामीटर विशुद्ध देसी पैरामीटर है। चुनाव के मतदान का ट्रेंड क्या रहा, चुनाव में किस जगह पर हिंसा के पुराने वातावरण का इतिहास रहा, इस बार वहां किस तरह का प्रबंधन था, क्या प्रशासनिक प्रबंधन के कारण हिंसा रुकी, या स्वयं समाज ने कुछ इस तरह की मैकेनिज्म हुई जिसके कारण हिंसा में कमी आई। तमाम सारे ऐसे नाना प्रकार के देसी पैरामीटर्स हैं जो चुनाव की एनालिसिस को बताते हैं। 3 से 5 बजे के मतदान का पैटर्न क्या था, क्या लास्ट मिनट लोगों ने बूथ के ऊपर डैश किया, और डैश किया तो वो कौन सा वोटर था, उसकी वोटर साइकिल क्या थी। ये तमाम सारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी है, पॉलिटिकल फैक्टर्स भी है, सोशल फैक्टर्स भी है, जो चुनाव के नतीजे को इंटरप्रेट करने के लिए सहायक हो सकते कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इसके एक बड़ा भारी प्रश्नवाचक चिन्ह भारतीय समाज की विविधताओं को देखते हुए। हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के बीडी नकवी साहब भी जुड़ रहे हैं, अमिताभ जी, और मुझे लगता है कि जो जिक्र भी बहुजन समाज पार्टी को लेकर आप कर रहे थे, बीडी नकवी साहब भी जुड़ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि चर्चा आप उनसे भी कर सकते हैं। नकवी साहब जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। नकवी साहब, बड़ी देर कर दी हुजूर आते आते। जी क्या करें, जाम में फंसा था सरकार, जाम में फंस गया था मैं, हाईवे पे जाम में। क्या हम आपका इंतजार 6 बजे से कर रहे हैं आप जी। हिंदुस्तान में ये सब प्रॉब्लम। अच्छा चलिए, कोई बात, मैं दुआ करूंगा आप भी जाम में फंसे, पार्टी आपकी नहीं फंसे जाम में, पार्टी तो नहीं फंसी जाम में। नकवी साहब, पार्टी तो जाम में नहीं फंसी ना? जी 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 जी, नहीं बिल्कुल नहीं फंसी, बिल्कुल नहीं फंसी साहब जी। आवाज नहीं। अरे भाई, सारे एग्जिट पोल बता रहे जाम में फंस गया हाथी। आवाज नहीं आ जी,
नहीं, ऐसा है, देखिए एग्जिट पोल का प्रॉब्लम यह है कि हमने देखा दिल्ली कई बार अपनी आवाज नहीं पहुंचती कानों तक नकवी साहब। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो लड़ाई है बेसिकली नहीं, आप पहुंच रही है आवाज, आपकी आवाज खूब पहुंच रही है, आपकी आवाज में गाड़ी में सुन रहा था इंटरनेट पे, आपकी आवाज में इतना दम है। मेरा कहना यह है जो मैंने देखा ग्राउंड रियलिटी जो मैंने देखी है बदायूं, लखनऊ, आजमगढ़, वहां जो हालात थे उसके हिसाब से लड़ाई बीजेपी बीएसपी नंबर 1 नंबर 2 पे हमारी उम्मीद यह है कि बीएसपी नंबर 1 होगी और बीजेपी नंबर 2 होगी, तो गठबंधन नंबर 3 रहेगा। मेरा तो ये बिल्कुल गट फीलिंग है और मैंने ग्राउंड रियलिटी पर इलेक्शन लड़ाया है। ऐसा नहीं है कि मैं अखबार से सुन रहा हूं, लोगों सुन रहा हूं। 3 जिलों में बता सकता हूं मैं, लखनऊ, बदायूं, आजमगढ़, जहां सेटिंग एमएलए गठबंधन के हैं 21-22 एमएलए, उसमें से 4-5 अगर वापस आ जाए तो बड़ी बात होगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब कहीं जिलों में 3 बीएसपी, 2 बीजेपी, कहीं 3 बीजेपी, 2, इस तरह का लड़ाई है और इतना वोटर राशन बहुत छोड़िए, खास बात पानी डालिए, कौन जीतेगा कौन हारेगा एमएलए। एक महत्वपूर्ण सवाल, मेरे पास समय कम है बीडी नकवी साहब, मेरे पास समय कम है, मुझे पास समय कम है। एक महत्वपूर्ण सवाल जो मैं आपसे लेने के लिए इंतजार कर रहा था आपका, अखिलेश यादव ने कहा कि अगर ऐसी परिस्थितियां बनी कि भाजपा राष्ट्रपति शासन के जरिए शासन करना चाहेगी यूपी में, तो समाजवादी पार्टी और बसपा को एक साथ आ जाना चाहिए। क्या समाजवादी पार्टी और बसपा में चुनाव के बाद गठबंधन की संभावनाएं हैं? सबसे बड़ा सवाल, इसी पर जवाब। बिल्कुल है, संभावनाएं हैं, सबसे बड़ा सवाल, इसी पर जवाब। बिल्कुल है, चाहिए जी। क्या समाजवादी पार्टी और बसपा में चुनाव के बाद गठबंधन की संभावनाएं हैं? सबसे बड़ा सवाल, इसी पर जवाब। बिल्कुल है जी, बिल्कुल है साहब, बिल्कुल है। ऐसा है कि ये जिम्मेदारी बनती है कि एक गवर्नमेंट देना, हर पॉलिटिकल पार्टी की जिम्मेदारी है इलेक्शन के बाद कि उत्तर प्रदेश को सरकार देना है। अब ये जो कुछ भी मैंडेट आ रहा है, जो एस्पिरेशंस है लोगों की, एक मजबूत सरकार देना है, अगर मजबूत सरकार नहीं देना है तो मिलीजुली सरकार देना है, ये तो पॉलिटिकल कंपल्शन है। मैं तो कहूंगा कि अखिलेश यादव जी ने अगर ऐसा ये कह दिया है तो मेरे ख्याल से इट्स ए वेलकम स्टेप। वो ऐसा कहते हैं, ऐसा महसूस करते हैं, इससे एक बात ही मालूम होती है कि वो मान रहे हैं कि वो इलेक्शन हार गए हैं। एक तो बात तो सी साबित होती है, जहां तक उन्होंने बीएसपी को चुना कि वो मायावती जी को देंगी, तो इसका मतलब ये है कि वीकर सेक्शन को उनके लिए दिल में ये बात है कि आप भी हार गए। भैया नकवी साहब को ये भी मान रहे हैं कि आप भी हार गए। बीएसपी रिप्रेजेंटेटिव वीकर सेक्शन, जी। अरे चलिए उन्होंने माना उसमें, लेकिन मैं तो ये कहूंगा शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं है। हम इन आदमियों से कह दो कि औकात में रहे। हम लोग जो है वो आंदोलन के लोग हैं, मिशन के लोग हैं। हमारे यहाँ हार जीत जो है एक आध इलेक्शन की मानी नहीं रखती, हमें तो लंबे वक्त के लिए लड़ाई। मुकेश जी, इसी बात की प्रतीक्षा थी कि बसपा की ओर से कोई आदमी बोले अखिलेश यादव के प्रस्ताव पर। जी, बीडी नकवी साहब ने बोल दिया कि मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा। मुकेश बहादुर, बसपा ने कह दिया मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा। देखिए अमिताभ भाई जी, देखिए नकवी साहब जो नकवी साहब भी प्रदेश को अच्छे से समझते हैं और निश्चित रूप से उन्होंने गंभीर टिप्पणी की है और रास्ते खुले होने की बात की है। मैं आपको एक स्पेल पीछे ले जाना चाहूंगा, जो अमर सिंह का स्टेटमेंट हमें दिखाया जा रहा था और बसपा और सपा की तमाम बातों को लेकर के अमर सिंह कुछ हम लोग को याद दिला रहे थे। अमर सिंह को मैं आपके चैनल के माध्यम से यह भी याद दिलाना चाहूंगा कि जब आप नोटों में फंसे थे सरकार बचाने के लिए, तो वो भी हमें याद है। आपने पार्टी बनाई थी, आप बेइज्जत हुए थे, वो भी हमें याद है। आप जब टेलीफोन पर हॉलीवुड और बॉलीवुड की अभिनेत्रियों से बात करते थे, उस समय जो स्त्रीत्व था वो आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आपको अभी मायावती जी के प्रकरण में स्त्रीत्व याद आ रहा है, जनता को वो भी याद है। आपके ऑडियो टेप रिलीज हुए थे, वो स्त्रीत्व भी हमने सुना था जब आप हॉलीवुड और बॉलीवुड की हीरोइन से बात करते थे।
तो ये आग में घी डालने का काम किया है और वो लगातार इस बात को प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरीके से समाजवादी पार्टी में विघटन हो। हम लोगों को सब कुछ याद है, उनकी बनाई हुई पार्टी याद है, उनका राष्ट्रीय लोकदल में जाना और बुरी तरीके से हारना याद है, उनका अस्तित्व में आप फंसे हो। बसपा ने तो कह दिया कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे तब तुम मेरे पास आना प्रिय। नहीं, सही किया। नकवी साहब की बात का सम्मान होना चाहिए, उन्होंने सही कहा और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने सोच समझ करके गठबंधन के हित में उन्होंने अपना जो है स्टेटमेंट बीबीसी को दिया है, उसका स्वागत होना चाहिए। लेकिन एक सवाल मुकेश बहादुर जी, सिर्फ एक सवाल कि ये भी तो कहा है कि मुलायम सिंह यादव जेल जाएंगे तो क्या अच्छा लगेगा? क्या पिता को क्या जेल भिजवाएंगे? क्या सीएम बने अगर मायावती तो मुकदमे की पैरवी तेजी से होगी? गलतफहमी है अमर सिंह को। अमर सिंह नेता नहीं। देखिए मनीष जी, अमर सिंह नेता नहीं है। मुलायम सिंह जी यादव जी की कृपा पर राज्यसभा गए हैं, अपने बल पर उन्होंने पार्टी बना के देखा है। मुलायम सिंह को जेल भेजने का सपना वो भूल जाए, अमर सिंह जेल जाएंगे। जिस दिन हम लोग चाहेंगे उनके ऊपर डिफेमेशन का मुकदमा दायर करके जेल भेज देंगे। ये मैं आपको ओपनली कहता हूं। अमर सिंह को जब जाना होगा तो अमर सिंह जेल जाएंगे, मुलायम सिंह यादव जेल नहीं जाएंगे। ब्लैकमेल करने का सपना छोड़ दे अमर सिंह। तो ऐसा कब चाहेंगे? ब्लैकमेल कर करके वो राज्यसभा तक पहुंचे हैं, वो ये इस सपने से बाहर आ जाए। ऐसा कब चाहेंगे अमर सिंह जेल जाएं? ऐसा कब चाहेंगे आप मुकेश बहादुर सिंह जी? कितना वक्त लगेगा चाहने में? जब मौका आएगा उचित तो अपने आप फैसला हो जाएगा। हमें बहुत कहने की आवश्यकता नहीं है। अमर सिंह इस तरह के अंडमंड बयान देना बंद कर दें। अमिताभ जी, देखिए इस पूरे 2-3 घंटे की चर्चा हुई एग्जिट पोल्स पर। एग्जिट पोल्स पर तो कम चर्चा हुई, परिणाम के बाद के जो राजनीतिक संभावनाएं हो सकती है उन पर चर्चा ज्यादा। मैं एग्जिट पोल को कभी बहुत महत्व देता नहीं और एक तरीके से मैं किसी भी तरह के एग्जिट पोल को जनादेश की प्रकारांतर से की जाने वाली अवमानना भी मानता हूं। अगर जनता जज है, हम लोग कहते हैं जनता की अदालत, पुरी साहब, नकवी साहब, तो अगर जनता जज है तो जज के फैसले का पूर्वानुमान प्रसारित नहीं हो, उसकी मर्यादा होनी चाहिए। मुझसे बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप बताओ, मैंने कहा नहीं, 11 को उत्तर प्रदेश के 16 करोड़ लोग बताएंगे, वहीं से बात शुरू होगी। लेकिन हम लोग आज चर्चा करने लगे जो तमाम संभावित समीकरण हैं। और जब हमने चर्चा शुरू की थी उस वक्त से अभी 10 मिनट पहले तक एक बड़ा घटक जो उत्तर प्रदेश की राजनीति का है, बहुजन समाज पार्टी, उसकी ओर से कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं आई थी। अखिलेश जी अपनी प्रतिक्रिया आज सुबह ही दे चुके थे बीबीसी को कि वो क्या चाह रहे हैं। एग्जिट पोल तो शाम को आए, नकवी साहब आए, उन्होंने एक प्यारा सा शेर पढ़ा और कहा जी ये तो बहुत ही अच्छी बात है। यहां से एक बड़ी राजनीतिक धारा दूसरी दिशा में मुड़ती है। और बसपा और सपा, मैं याद दिलाऊं, पुरी साहब को याद होगा, उनको घटनाएं बहुत याद रहती पुरानी। एक नारा लगा था जब मुलायम सिंह यादव और काशीराम ने अलायंस किया था सपा बसपा का, तो एक नारा लगा था, मिले मुलायम काशीराम हवा मुड़ गई जय श्री राम, और परिणाम भी आया था। बसपा और सपा का कॉम्बिनेशन, जुड़ाव, एक बड़े सोसाइटी जो है उसको कैटर करता है। ये गठबंधन विधानसभा का अंकगणित और लोकसभा की राजनीति दोनों को प्रभावित करेगा अगर ये गठबंधन मेटलाइज हुआ। लेकिन अभी चूंकि बहुत आरंभिक स्थिति है, इस पर कोई राय बनने से पहले मुझे लग रहा है 11 तारीख को कम से कम 12 बजे तक तो इंतजार करना ही होगा। और मायावती इसीलिए शायद तब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं देगी। वो तब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगी जब तक वो आंकड़े अपने सामने नहीं देख लेंगी कि अब परिस्थितियां कहां हैं।
दूसरी चीज मैं कहूंगा, हां मैं नकवी साहब की इस बात से सहमत हूं, जनादेश जब जटिल होता है तो उसमें से सरकार को सब प्रयास निकालना पड़ता है। सरकार फ्रैक्चर्ड मैंडेट में खुद नहीं निकलती ईवीएम से, तब हमको सब प्रयास निकालना पड़ता है, सब अदर टाइप ऑफ अलायंसेस, कुछ नए किस्म के गठबंधन, कुछ नए किस्म के समीकरण। मुंबई महानगर पालिका का उदाहरण हमारे सामने है, ताजा, बिल्कुल लेटेस्ट, वैसा निकालना पड़ता है। लेकिन हां, अभी भारतीय जनता पार्टी को इस बात पर चिंतन जरूर करना होगा कि अगर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी एकजुट होती हैं तो इसके राजनीतिक अर्थ भी हैं और उत्तर प्रदेश के समाज में सामाजिक अर्थ ज्यादा बड़े हैं। परसेंटेज ऑफ वोट्स में जब आप देखेंगे, जब नतीजे आ जाएंगे और वोट परसेंटेज सामने होगा, तब भी मेरी बात की गंभीरता सिद्ध होगी। लेकिन हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तमाम किंतु परंतु है, देखना होगा, हम प्रतीक्षा करेंगे। लेकिन मैं एक बात चाहता हूं, उत्तर प्रदेश को जीतना चाहिए। गांव का गरीब आदमी जो है, दीनदयाल जी कहा करते थे कि अंतिम आदमी जो कतार का है, वही बात जो गांधी जी कहा करते थे, वही दीनदयाल जी दूसरे शब्दों में कहते थे। उसके हित की सुरक्षा रक्षा करने वाला शासन हो, इस जनादेश के गर्भ से ऐसा शासन निकले जो शासन उत्तर प्रदेश को भयमुक्त करे, अपराध मुक्त करे, भ्रष्टाचार मुक्त करे, विकास की रफ्तार दे, सामाजिक सद्भाव दे। ऐसा शासन निकले, हमारी सिर्फ कामना इतनी है। बाकी कौन रप होए हमें कहानी। मेरी चिंता 23 करोड़ की आबादी है, राजनेता नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अमिताभ जी आपका हमारे साथ इस चर्चा में बने रहने के लिए। मुकेश बहादुर जी आपका भी शुक्रिया, हिलाल नकवी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, अमित पुरी जी आपका भी शुक्रिया, और बीडी नकवी साहब आप देर हो गई आते आते, लेकिन आपने आया और सीधे आपने कहा कि ये वेलकम स्टेप है अखिलेश यादव का। इस महत्वपूर्ण बयान के लिए आपका शुक्रिया। तो फिलहाल निश्चित तौर पर जो बात अमिताभ जी ने कही यहां पर, वो बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि कुछ भी हो, लेकिन कम से कम ये मन के अंदर आता जरूर है कि अगर बहुमत की सरकार हो जाए तो बेहतर है, त्रिशंकु वाला मामला ना रहे तो बेहतर है, क्योंकि उत्तर प्रदेश को जीतना चाहिए, 16 करोड़ आबादी को जीतना चाहिए। और इसी इंतजार में